नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू दिस लेक्चर सीरीज ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, जहां पे हम मूव ऑन करते हुए पढ़ने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में अबाउट सर्विसेज, दैट इज वॉल्यूम 2 चैप्टर 9। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ इस चैप्टर का कि हम यहाँ पे क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इसके कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स, जैसे कि फिनेंशियल ईयर 2020-21 में हाउ आर सर्विस सेक्टर्स हैज़ परफॉर्म, ये कितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ और इसके क्या सब कंपोनेंट्स थे या सब सेक्टर्स थे, टू बी वेरी स्पेसिफिक, जो कॉन्ट्रैक्ट हुए। फिर हम देखेंगे कि जैसे ही अनलॉक फेज आता है तो कैसे इसमें साइंस ऑफ रिकवरी हमको देखने को मिलती है। सर्विसेज परचेसर्स मैनेजर्स इंडेक्स, अगर हम इसकी बात करें बिल्कुल उसी तर्ज पे जैसा हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए देखा था, तो यहाँ पे हमको एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलती है। फिर हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो इनफ्लो है इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर वो बढ़ा है, एंड डेट टू बाय 34%। इसके बारे में कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। फिर हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, जिसके थ्रू हमारी गवर्नमेंट इस सर्विस सेक्टर में, जैसे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशंस बना के ई कॉमर्स को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले सर्विस सेक्टर में इसके ग्रॉस वैल्यू एडिशन से। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि दिस सर्विस सेक्टर नाउ अकाउंट्स फॉर ओवर 54% ऑफ द इकोनॉमी एंड ऑलमोस्ट 4/5 ऑफ टोटल एफडीआई जो हमारे यहाँ पे आता है, इट इज इन द सर्विस सेक्टर। तो अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करने की कोशिश करें कि इस कोविड पेंडेमिक में सर्विस सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि क्योंकि कॉन्टैक्ट इंटेंसिव नेचर था इस पर्टिकुलर पेंडेमिक का, तो इस सेक्टर में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला हमें 16% का, बाय ऑलमोस्ट 16% इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2020-21। इसके बाद से सभी इसके सब सेक्टर्स में एक शार्प कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिला, वेदर इट बी ट्रेड, वेदर इट बी होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एक्सेट्रा। इनकी अगर हम बात करें तो दे कॉन्ट्रैक्टेड नियरली अबाउट 31.5% इन फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020-21। इसके बाद अगर एडवांस्ड एस्टीमेट से हम देखने की कोशिश करें ग्रॉस वैल्यू एडिशन ऑफ सर्विसेज सेक्टर, तो यहां पे हम देख पाएंगे कि ये 8.8% इन 2020-21 कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बजाय कि 5.5% के, जो कि 2019-20 का फिगर है, राइट। तो एडवांस्ड एस्टीमेट के हिसाब से यहाँ पे 2020-21 का ये फिगर हमारे सामने आता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हम ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड देखें सर्विस सेक्टर का, तो इट अकाउंट्स फॉर मोर देन 50% ऑफ ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड इन 15 आउट ऑफ 33 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। 15 आउट ऑफ 30 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, मतलब कि 15 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में आउट ऑफ 33, आई एम सॉरी, इट शुड बी 33। तो यहां पे हम ये देखेंगे कि इन 15 स्टेट्स में मोर देन 50% जो इनका ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता है स्टेट का, वो सर्विस सेक्टर के कारण होता है। जिसमें अगर हम लोग दो पर्टिकुलर सिटी की बात करने की कोशिश करें, दैट इज चंडीगढ़ एंड दिल्ली, यहां पे जो सर्विस सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडिशन है वो बहुत ज्यादा है, नियरली अबाउट 85 to 90%, राइट। और इनमें अगर सबसे लोवेस्ट हमको देखने को मिले तो वो हम यहाँ पे हमें इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि वो है सिक्किम। सबसे कम सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन यहीं पे। कि इस सेक्टर के लिए बैंक क्रेडिट कैसा रहा, तो जिस तरीके से हमने देखा था कि सिर्फ एग्रीकल्चर का ही बढ़ा है, तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि इसका
हमें कम होता हुआ ही दिखेगा, जो कि हम यहाँ देख भी सकते हैं। जैसे आप ग्रोथ इन बैंक क्रेडिट टू सर्विस सेक्टर यहाँ पे देख पाओगे कि 18 से 20 तक यहाँ पे आपको ओवरऑल कम होता हुआ दिख रहा है। तो क्रेडिट ग्रोथ टू द सर्विस सेक्टर 2020 में स्ट्रॉन्गर रही है, ये बड़ी है 8.76% पे, बट देन टू अगर हम कंपेयर करें 4.84% से एक साल पहले, तो ये हमको बढ़ती हुई दिख रही है, राइट। और क्योंकि यहाँ पे सब सेक्टर्स की ग्रोथ डेट इज टूरिज्म, होटल एंड रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, अदर सर्विसेज, इनके कारण हमें ये सर्विसेज में क्रेडिट देखने को बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ये आप से देख भी सकते हो आप, ठीक है। इसी तर्ज पे अगर हम सर्विस सेक्टर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो हमको इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि एयर पैसेंजर ट्रैफिक कैसा रहा, तो ऑफकोर्स सी बात है यहाँ लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के बाद से हमारा एयर पैसेंजर ट्रैफिक एकदम से कम हो गया और फिर यहाँ पे हमको बढ़ता हुआ दिखा। हम यहाँ पे भी वंदे भारत के बारे में बात करने वाले हैं, क्लियर। इसी के साथ साथ यहाँ पे अगेन रेल फ्राइट ट्रैफिक हमको डाउनवर्ड ट्रेंड देख के अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिला। सर्विसेज पीएमआई इंडेक्स की अगर हम बात करें तो सेम एज इट इज यहाँ पे चीज़ें हमको देखने को मिल रही है। चलिए, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको प्रारंभ के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। जैसे कि ये जो इनिशिएटिव लाया गया है एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव है, जहां पे जैसा कि आप देख भी पा रहे हो आपके सामने बेसिक, कोर और एडवांस लिखा हुआ है, जहां पे बेसिक में आपको दिख रहा होगा कि जितनी भी बेसिक नॉलेज आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्लियर करने के लिए होनी चाहिए, वो सब एनसीईआरटीज को कवर करके थ्रू आवर वीडियो लेसन्स, बुक वाइज टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग की क्लासेस के थ्रू हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहां से पूरे क्लियर हो जाएं, आप आंसर राइटिंग कर पाओ और बुक वाइज टेस्ट सीरीज के थ्रू आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाओ। देन वी विल मूव अहेड टू द कोर, जहां पे हम जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इनको 500 प्लस आवर्स ऑफ वीडियो लेसन्स के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। यहां पे आपको स्पेशल मेंटरशिप दी जाएगी बाय द इंडिविजुअल एजुकेटर ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और बिल्कुल इसी तरीके से एडवांस लेवल पे जाके हम ऐसे राइटिंग क्लासेस, वीकली टेस्ट कंडक्ट करके आपका इवेल्युएशन, इस तरीके की चीजों से एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आप लोगों के लिए लेके आए हैं। एंड ऑफ कोर्स जो डेडिकेटेड मेंटरशिप होती है फॉर द इंटरव्यू, वो भी हम कंडक्ट करवा रहे हैं। तो इस तरीके से आप पूरी तरीके से प्रिपरेशन हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं। एंड दिस इज आवर 1 ईयर कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी प्रिपरेशन प्रोग्राम। तो आप में से जो भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो video.onlyis.in पे जाके इस चीज को कवर कर सकते हैं। एंड फॉर एनी मोर इंफॉर्मेशन यू कैन आस्क बिलो इन द कमेंट बॉक्स। यहाँ पे एक पॉइंट हम और कवर कर सकते हैं, जैसा भी हमने सिक्किम और इन सब के बारे में, चंडीगढ़, दिल्ली के बारे में बात की थी, तो यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हो कि किन स्टेट्स का लोअर शेयर है सर्विसेज में। तो त्रिपुरा, उत्तराखंड, आंध्रा, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ पे आप और आसानी से देख के आराम से पढ़ सकते हो। इसके बाद हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे एफडीआई का इनफ्लो हमारा सर्विस सेक्टर में कैसा रहा। तो ग्रॉस एफडीआई इक्विटी की अगर हम यहाँ पे बात करें, राइट, तो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारे यहाँ पे सर्विस सेक्टर का जो एफडीआई इक्विटी इनफ्लो है वो 34% ईयर ऑन ईयर हमारा बढ़ा, जो कि सबसे हाईएस्ट है, राइट। एंड इफ आई गेट टू यू इन द एब्सोल्यूट टर्म्स, तो इट हैज रीच टू 23.61 बिलियन यूएस डॉलर। इसी के साथ साथ यहाँ पे इंडिया ने अपनी पोजीशन भी इंप्रूव की है। हम 2018 में 12th पोजीशन पे आते थे एंड इन 2019 वी हैव मूव टू 9th पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एफडीआई रेसिपिएंट्स अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 बाय यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अगेन आपके सामने से क्वेश्चन चला गया, ये रिपोर्ट माइट बी पॉसिबल प्रीलिम्स में आपसे पूछ ली जाए कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है 2020 या वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है इसको कौन निकालता है, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ये उसका आंसर है, राइट। इसके बाद में अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी और इसके बारे में डेप्थ में बात करने की कोशिश करें, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, इसमें 17% की जंप हमको देखने को मिली है अप्रैल सितंबर 2020 से, जो कि एक साल पहले डेट इज 2019 में थी, डिस्पाइट द ग्लोबल स्लोडाउन। तो ये एक बहुत अच्छा सिग्नल है कि हमारा सर्विस सेक्टर डिस्पाइट द स्लोडाउन और अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर हम एफडीआई के इक्विटी इनफ्लो में पर्टिकुलरली सर्विस सेक्टर में देखना चाहें कि कहाँ पे स्ट्रॉन्ग इनफ्लो रहा है, तो ये है हमारा कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का सब सेक्टर।
जहाँ पे जो हमारा FDI का इनफ्लो है वो 17.55 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़ के आज की तारीख में 336% ज़्यादा हो चुका है कॉरस्पॉन्डिंग एक साल पहले से। इसके साथ साथ FDI का इनफ्लो हमारे इसके सब सेक्टर जैसे रिटेल ट्रेडिंग, एग्रीकल्चर सर्विसेज और एजुकेशन में भी बढ़ा है। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द ट्रेड इन सर्विस सेक्टर। अगर हम इस पेंडेमिक के बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात माने तो ऑफकोर्स ये तो हम जानते ही हैं कि सप्लाई चेन में कितने डिस्ट्रप्शंस हुए हैं, बार बार इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी कारण से WTO ने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया है कि ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड का जो ग्रोथ वॉल्यूम है इट इज़ टू फॉल बाय 9.2% इन 2020। IMF ने भी लगभग 10.4% का इसके वॉल्यूम में ग्लोबल ट्रेड के डिक्लाइन शोकेस किया है। इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम लोग एक्सपोर्ट के नज़रिए से इसको देखने की कोशिश करें, जिसमें हमारा एक्सपोर्ट ग्रोथ बहुत अच्छा चल रहा है, तो यहाँ पे इंडिया रिमेन टॉप 10। जैसा कि आप देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इंडिया रिमेन अमंग द टॉप 10 ट्रेडिंग कंट्रीज इन कमर्शियल सेक्टर्स इन 2019 एंड वी अकाउंटेड फॉर 3.5% ऑफ वर्ल्ड सर्विसेज एक्सपोर्ट। मतलब वर्ल्ड सर्विस का 3.15% हम कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट। और अगर हम हमारे ग्रोथ की बात करें तो इंडिया का सर्विस एक्सपोर्ट ग्रोथ जो है इट इज़ मॉडरेटेड टू 2.5% इन 2019-20, जो कि श्रिंक हो गया है। पहले हम 6.6% 2018-19 में एक्सपोर्ट ग्रोथ पे चल रहे थे। इसी के बाद अगर हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स की हमारी बात करने की कोशिश करें तो हमारे सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स में हमारा जो शेयर है टोटल सर्विस एक्सपोर्ट्स का वो 49.3% है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स विद अ शेयर ऑफ 49.3% इन टोटल सर्विस एक्सपोर्ट्स। हाउएवर इट रिमेन रेजिलियंट विथ हायर डिमांड फॉर डिजिटल सपोर्ट, क्लाउड सर्विसेज, राइट। ये अभी भी डिमांड बनी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि इस पेंडेमिक के कारण जो नए नए चैलेंजेस फेस हुए हैं अब यही सेक्टर्स हैं जो ग्रो करने वाले हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे गार्टनर की प्रोजेक्शंस पे जाएं तो यहाँ पे हम देख पाएंगे ग्लोबल IT स्पेंडिंग जो है ये भी डिक्लाइन होने वाली है बाय 5.4% इन 2020 और इसका रिकवरी फेज आएगा 2021 में। चलिए, ये तो बात हो गई एक्सपोर्ट की। अब हम बात कर लेते हैं इंपोर्ट की। तो इंडिया का सर्विस सेक्टर इंपोर्ट इट ऑल्सो एग्जिबिटेड शार्प डिक्लाइन ऑफ 13.95%। तो ये भी अच्छी बात है, हमने इंपोर्ट भी कम किया है इन कंपैरिजन विद सर्विस एक्सपोर्ट। तो हमारा इंपोर्ट ज़्यादा कम हुआ है, राइट। अब यहाँ पे क्यों हुआ ये कि क्योंकि पेमेंट्स फॉर इंपोर्ट जो थे ऑफ ओवरसीज ट्रैवल ये कम हुआ, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज डिक्लाइन हुई। जैसे आप देख सकते हो उनके फिगर अगर आपको देखना है तो कि पेमेंट फॉर ओवरसीज ट्रैवल कितना गिरा, 55.09%, राइट। पेमेंट फॉर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज कितनी गिरी 25.9%। इस तरीके से यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं। तो चलिए बात करने की कोशिश करते हैं कि सब सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस कैसा रहा हमारे सर्विस सेक्टर का, जिसमें सबसे पहला आप देख सकते हो कि एविएशन और टूरिज्म इंडस्ट्री जो है ये सबसे शार्प डिक्लाइन हुई थी हमारे यहाँ। सिर्फ 2.46 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट अराइव हुए थे इंडिया में। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं टूरिज्म सेक्टर के ही बारे में, राइट। तो अगर हम यहाँ पे वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर जो कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन, इट कैन हिट यू इन द प्रीलिम्स। तो यहाँ पे इसने बताया है कि इंटरनेशनल अराइवल्स जो हैं वो ग्लोबली 72% से ओवर द फर्स्ट 10 मंथ्स ऑफ 2020 ये गिर चुके हैं, ठीक है। क्योंकि ट्रैवल्स पे रेस्ट्रिक्शन थे, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बहुत कम था और ग्लोबली लोग स्ट्रगल कर रहे थे अगेंस्ट दिस कोविड पेंडेमिक। एंड सो वर्ल्ड डेस्टिनेशंस रिसीव्ड 900 मिलियन फ्यूअर इंटरनेशनल टूरिस्ट। तो इसने इंडिया को भी लाजमी है कि हैम्पर किया होगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमको हिस्ट्री बताई हुई है कि किस तरीके से टूरिज्म सेक्टर हमारा परफॉर्म कर रहा था, जहाँ पे हमारे फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स जो हैं वो ग्रो कर रहे थे 14% से और पहुँच चुके थे 10.04 मिलियन पे। तो ऑफकोर्स सी बात है कि फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स हमारी बढ़ रही थी। एंड इन 2017 इट स्टूड एट 19.1%, दैट इज टू 27.31 बिलियन यूएस डॉलर। मगर फिर इस सेक्टर में 2018 और 19 में हमको स्लो डाउन देखने को मिला और फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स जो हैं वो 2019 में कम आए थे। जैसे आप देख भी सकते हो 2018 में कम होकर 10.56 हो गए और 2019 में कम होकर 10.93 मिलियन हो गए, राइट। फिर अगर हम लोग फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग की बात करें टूरिज्म से तो ये डिक्लाइन हुई है नियर अबाउट $6 बिलियन, राइट। इसमें अगर हम फर्स्ट 6 मंथ की बात करें 2020 की
तो इट स्टूड नियर अबाउट 14 यूएस बिलियन डॉलर, जो कि बहुत कम है, राइट। अगर पूरे इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स में हम इंडिया का शेयर देखें तो जैसा अभी हमने बात करी, तो ये स्लाइटली हम इसमें नीचे आए हैं। डेट मीन हम वर्ल्ड लेवल पे इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल 2019 में वी स्टूड एट 23rd पोजीशन, और वहीं अगर 2018 की बात करूं तो वी स्टूड एट 22nd पोजीशन, राइट। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, यहाँ आपके लिए मेंशन कर दिया गया है। इसी के साथ यहाँ पे हमने एक वंदे भारत, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है हमारा, इस वायरस को कंटेन करने के लिए कमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट सस्पेंड कर दी थी, और फिर हमारे लोगों को जो वापस लेके आया गया था वो वंदे भारत मिशन के थ्रू लाया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वंदे भारत मिशन क्या है। तो इन ऑर्डर टू एवैक्यूएट इंडियंस जो कि बाहर फंसे हुए थे आफ्टर दिस कोविड पेंडेमिक, उनको वापस लाने के लिए हमने मिशन लॉन्च किया था। इस मिशन के थ्रू हमने इसको टोटली 9 फेज़ में चलाया है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट बबल्स को इस्टेब्लिश किया था दूसरी कंट्रियों के साथ में, ताकि वो सिटीजन्स को वापस ला पाएँ। आज की तारीख में अगर मैं बात करूँ तो इंडिया के पास में 24 कंट्रीज़ के साथ एयर बबल्स इस्टेब्लिश हैं, राइट। और जनवरी 2021 की अगर हम बात करें तो नियर अबाउट 4.5 मिलियन पीपल को इंटरनेशनल ट्रैवल से के थ्रू, वंदे भारत के थ्रू हम लोग भारत ला पाए हैं। ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी हमारी वंदे भारत मिशन की। इसके बाद अगर हम यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट देखें 10 कंट्री से, तो यहाँ पे सबसे पहला आएगा बांग्लादेश, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया। ये 4 भी हमें याद है तो इट विल बी मोर देन सफिशिएंट, राइट। अगर हम लोग यहाँ पे स्टेट वाइज देखें तो टॉप 5 स्टेट्स जो कौन से हैं जो डोमेस्टिक टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो हैं यूपी, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। यहाँ पे 71% टोटल डोमेस्टिक टूरिस्ट जो हैं वो विजिट किए थे 2019 में। वहीं अब मतलब ये भारत में। अब अगर हम टॉप 5 स्टेट्स देखें जो फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है, हमको लगता है राजस्थान, नहीं, वो है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली और वेस्ट बंगाल, राइट, विच अकाउंटेड फॉर मोर अप्रॉक्सीमेटली 70% टोटल फॉरेस्ट विजिट अक्रॉस द कंट्री। इंटरनेशनल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हमारी गवर्नमेंट निरंतर प्रयास करती रहती है, जैसे ई टूरिस्ट वीज़ा निकाला था कि वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाए। इसी के साथ जो ई वीज़ा स्कीम है ये हम 5 सब कैटेगरीज में चलाते हैं, जैसे ई टूरिस्ट वीज़ा हो गया, ई बिजनेस वीज़ा हो गया, मेडिकल के लिए कोई आ रहा है तो वो अलग, कॉन्फ्रेंस वीज़ा, मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा, इस तरीके से हमारे यहाँ पे डेजिग्नेटेड है। इंडिया की अगर हम रैंक की बात करें ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में, तो वी रैंक 34th, जो कि 2013 में हमारी रैंक थी 65। इसका आप एक बहुत बड़ा रिजल्ट स्वच्छता भारत मिशन भी मान सकते हो, राइट, स्वच्छ भारत मिशन। तो टूरिज्म जो है ये कितना कंट्रीब्यूट करता है हमारी इकोनॉमी में, कंट्रीब्यूट्स नियरली 5% शेयर टू इंडियाज टोटल जीडीपी, राइट। इसी के साथ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 13% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट जो है, जो कि अब हैम्पर हो रहा है, वो सीधे सीधे डिपेंडेंट है टूरिज्म पे। फिर दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज के बारे में, तो ये इंडिया के एक्सपोर्ट में फ्लैग बेयरर का काम कर रही है ओवर द लास्ट 20 ईयर्स, डेट इज फ्रॉम 2000 टू 2010। यहाँ पे अगर हम लास्ट डेकेड की बात करें, डेट इज फ्रॉम 2000 टू 2010, तो ये इंडस्ट्री 102% ग्रो कर गई है। कैन यू इमेजिन? एंड करेंटली ये आज कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है? 190.5 बिलियन यूएस डॉलर। और ओवर द लास्ट 6 ईयर्स की अगर मैं बात करूं तो आईटी सर्विसेज मेजोरिटी शेयर इन दिस आईटीबीएम सेक्टर डेट इज ओवर 50% कंट्रीब्यूट कर रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो अभी हमने यहाँ पे शेयर देखा, इसमें से 97 यूएस बिलियन डॉलर तो ये आईटी सर्विसेज का ही है। तो आईटी सर्विसेज यहाँ पे सबसे प्रोमिनेंट हो जाती हैं। ये खैर आप बात सब जानते हो, मैं उम्मीद करता हूँ। 2019-20 में जो रेवेन्यू ग्रोथ थी आईटी बीपीएम सेक्टर के थ्रू, इसमें रिकवरी देखने को मिली और ये 7.9% पे जाके रुक गया, राइट, जो कि एक साल पहले इसके सिर्फ 6.8% पे था। मतलब कि पेंडेमिक के बाद में भी इस पर्टिकुलर बीपीएम सर्विसेज ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। और ये क्यों हुआ? क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पे जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो बढ़ी थी, ये वर्ल्ड लेवल के कारण नहीं बढ़ा है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है।
फिर अगर हम कंट्री वाइज यहाँ पे लेके चलें तो कंट्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे एक्सपोर्ट में यूएसए जो है इट रिमेन्स द हाईएस्ट रेसिपिएंट ऑफ एक्सपोर्ट, राइट, 91 यूएस बिलियन डॉलर, मतलब कि 62% हमारे टोटल आईटी बीपीएम एक्सपोर्ट का अगर हार्डवेयर को हम हटा दें तो ये यूएस में जाता है, फॉलोड बाय यूके सेकेंड। ये दो अगर आपको पता है तो भी इट विल बेनिफिट यू। फिर दोस्तों यहाँ पे कुछ मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स जो हमारी गवर्नमेंट ने लिए हैं इस सेक्टर को इवॉल्व करने के लिए, इन रिफॉर्म्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहला ओएसपी टर्म्स एंड कंडीशंस पे रिलैक्सेशन। जो अच्छा, ओएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? अदर सर्विस प्रोवाइडर। इनकी गाइडलाइंस में ईज करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंप्रूवमेंट लाने की। यहाँ पे अगर मैं आईटी सेक्टर में भी पर्टिकुलरली बात करूँ तो ये बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है, राइट, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस में हमारी गवर्नमेंट ईजनेस लाने की कोशिश कर रही है, ताकि जब ये बीपीओ इंडस्ट्री काम करती है, अभी तक क्या होता है दोस्तों, इनको बहुत से जो कंप्लायंस नॉर्म्स हैं, जैसे वर्क फ्रॉम होम वाला जो कंप्लायंस है, ये कुछ गाइडलाइंस इनको बहुत रिजिडली फॉलो करना पड़ती है, राइट। तो यहाँ पे इनके जो रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स हैं ओएसपी की, बीपीओस की, ये पूरी तरीके से ऑलमोस्ट खत्म कर दी जाएगी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके। और इसका आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल दोस्तों ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ इनकी गाइडलाइंस में चेंज नहीं करा जा रहा है, यहाँ पे कुछ और भी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे बैंक गारंटीज डिपॉजिट करना, राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट फुलफिल करना, राइट, इनके नेटवर्क डायग्राम, कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं, ये तो मुझे भी नहीं आती हैं एग्जैक्टली, मगर ये कुछ जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं इससे जुड़ी हुई, इसको ईज करने की लगातार कोशिश कर रही है हमारी सरकार। यहाँ पे अगर हम लोग इस सेक्टर से, इकोसिस्टम से अगर हम बात करें इंडिया के स्टार्टअप कल्चर में, तो यहाँ पे आपको जान के खुशी होगी कि करेंटली इंडिया हैज़ अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ 12 स्टार्टअप्स, राइट, इन दिस पेंडेमिक लाइक सिचुएशन 12 स्टार्टअप्स हैं जो यूनिकॉर्न स्टेटस पे हमारे यहाँ पहुंच गए, राइट। और इंडिया आज की तारीख में ओवरऑल 38 जो यूनिकॉर्न मतलब बहुत बड़े स्टार्टअप्स हैं एज पर द नेस्कॉम टेक स्टार्टअप रिपोर्ट, नेस्कॉम टेक स्टार्टअप रिपोर्ट के हिसाब से 38 यूनिकॉर्न स्टेटस है स्टार्टअप्स का। तो यहाँ पे हालांकि सबसे आगे तो यूएस है और उसके बाद में चाइना है जिनके पास स्टार्टअप्स के यूनिकॉर्न्स हैं, राइट। अगर यूएस की मैं बात करूँ तो दे हैव नियरली अबाउट 243, चाइना में नियर अबाउट 227 यूनिकॉर्न्स आर देयर। खैर, इसके बाद में जो दूसरा इनिशिएटिव हमारी गवर्नमेंट लेके आई, इट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। यहाँ पे बेसिकली कंज्यूमर्स को एम्पावर करने के लिए लाया गया था, उनके राइट्स को बचाने के लिए। तो यहाँ पे नोटिफाइड रूल्स एंड प्रोविजंस के थ्रू, जिसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को बनाया जाएगा, राइट, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, एक मीडिएशन हो पाए, प्रोडक्ट की लायबिलिटी, और अगर मैन्युफैक्चर को पनिश करना है तो किस तरीके से होगा, राइट। तो इस तरीके के थ्रू यहाँ पे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बना के इस एक्ट को प्रमोट, प्रोटेक्ट और एनफोर्स करवाने की फॉर द राइट ऑफ कंज्यूमर कोशिश की जा रही है। यहाँ पे ई कॉमर्स को भी रेगुलेट करने की कोशिश की गई है, जो बहुत अनरेगुलेटेड मैनर में भी काम कर रहा है, जिससे कि वो रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी, डिलीवरी, मोड ऑफ पेमेंट, इन सब की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा। और सबसे बड़ा क्लॉज यहाँ पे चाइना के लिए आप देख सकते हो कि कंट्री ऑफ ओरिजिन को यहाँ पे नेसेसरी है कि आप मार्कआउट करोगे, ताकि एक व्यक्ति इन्फॉर्म डिसीजन ले सके प्री परचेस, मतलब परचेस करने से पहले, कि उसको वो करना है या नहीं करना है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इसी ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स को फॉर्म किया है, तो आप ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं। फिर एक सर्विस सेक्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर हमारे यहाँ आ जाता है, दैट इज पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे सर्विसेज। हमारे यहाँ पे जो पोर्ट्स हैं, दे हैंडल अराउंड 90% ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट कार्गो। ये आपको ध्यान रखना है फैक्ट। इसी के साथ ये तो हो गई बात बाय वॉल्यूम कि कितना परसेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारा पोर्ट के थ्रू जाता है, तो वो है 90%। मगर अगर वैल्यू की टर्म्स में बात करें, कितना पैसे का ट्रेड पोर्ट से जाता है, तो ये 70% है हमारा ओवरऑल ट्रेड का, राइट। चलिए अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी पोर्ट कैपेसिटी पे, कि हमारे यहाँ पे जो पोर्ट कैपेसिटी है वो कैसी है। तो हमारे यहाँ पे पोर्ट कैपेसिटी अब
अगर मैं मार्च 2020 की आपसे बात करूं तो ये बढ़ के नियरली अबाउट 1500 मिलियन टन्स पर एनम हो चुकी है, जो कभी 2013-14 में 870 मिलियन टन्स के आसपास हुआ करती थी, जो कि आप देख सकते हो कि कितना मेजर इंप्रूवमेंट है, राइट। अगर हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स की बात करें जो हाईएस्ट कार्गो कैपेसिटीज को परफॉर्म करता है, तो यहाँ पे उन पोर्ट्स का आपको यहाँ पे नाम दिया हुआ है, जैसे आप देख सकते हो दीनदयाल मतलब कि कांडला पोर्ट गुजरात वाला, पैराद्वीप ओडिशा, जवाहरलाल नेहरू, विशाखापट्टनम एंड चेन्नई, ये हाईएस्ट कार्गो कैपेसिटीज हैं एज ऑफ मार्च 2020। अगर हम वर्ल्ड फ्लीट में बात करें इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है, तो हमारे यहाँ पे सिर्फ 1% शेयर है हमारा पूरे वर्ल्ड ट्रेड में, वर्ल्ड फ्लीट में, तो ये बहुत ही कम है जिसको हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। फिर जैसा कि पिछले इकोनॉमिक सर्वे ने हमको एक टर्न अराउंड टाइम के बारे में बताया था, मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद होगी अभी तक वो चीज़। टर्न अराउंड टाइम हमने बहुत इलेबोरेट मैनर में पढ़ा था कि किस तरीके से लगभग हमारे पोर्ट्स पे शिप्स को 4 से 5 गुना टाइम लगता है अपना माल निकालने में और वापस जाने में, जो कि चाइना को हमसे 1/4 टाइम लगता है। तो टर्न अराउंड शिप जो है, टाइम जो है हमारी शिप्स का, जो कि शोकेस क्या करता है हमारी इफिशिएंसी, कि हम कितना इफिशिएंटली काम करते हैं, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितना इफिशिएंटली काम करता है। तो ये 2014-15 में हमारे यहाँ पे 4 दिन हुआ करता था, जो कि 2020-21 में आके सिर्फ 2.62 डेज हो गया है, जो कि एक इम्प्रूवमेंट है नो डाउट। और ये जो शिपिंग टर्न अराउंड टाइम है, अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि कौन से पोर्ट के लिए आप बता रहे हो, तो अक्रॉस ऑल मेजर पोर्ट्स ये टाइम रिड्यूस हुआ है, ठीक है। और जो सबसे कम, या मैं बोलूँ कि सबसे अच्छा परफॉर्म किसने किया है, तो उसका जवाब आ जाएगा कोचीन। कोचीन पोर्ट में सबसे कम टाइम है। वहीं अगर मैं सबसे हाईएस्ट टाइम की टर्न अराउंड टाइम की बात करूं तो उसका जवाब हो जाएगा मार्मागोआ, राइट। तो एज पर द यूनाइटेड नेशन जो मीडियन शिप अराउंड टाइम होना चाहिए वो है 0.97 डेज का, मतलब आप समझ सकते हो हमको अभी भी कितना इंप्रूव करना है, राइट। चलिए अब बात करते हैं स्पेस सेक्टर के बारे में। इंडिया का स्पेस प्रोग्राम हम सब जानते हैं, इसरो हमारा कितने डाइवर्सिफाइड मैनर में काम कर रहा है। तो ये एक्सपोनेंशियली इन द पास्ट 6 डेकेड्स बढ़ रहा है, नो डाउट। यहाँ पे अगर हम इसके डाइवर्सिफाइड यूजेस देखें कि हम कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ कर पा रहे हैं, तो हम यहाँ पे सीरीज ऑफ लॉन्च व्हीकल्स रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को लॉन्च कर पा रहे हैं, राइट। जैसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च कर पाना, टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडबैंड, नेविगेशन, मेट्रोलॉजी, स्पेस साइंस एक्सेट्रा। इंडिया ने अपने स्पेस प्रोग्राम में, यह आपको डाटा याद होना चाहिए, कितना स्पेंड किया, तो इट इज़ 1.8 बिलियन $। हाउएवर अगर हम मेजर प्लेयर्स की बात करें जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि 10 गुना स्पेंड करता है इंडिया से अपने स्पेस सेक्टर में, और चाइना जो कि 6 गुना स्पेंड करता है हमसे ज़्यादा, तो यहाँ पे हमको अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाने की ज़रूरत है। इंडिया ने 5 से 7 सैटेलाइट हर साल लॉन्च करने का रिकॉर्ड बनाया है। ऑन द अदर हैंड अगर हम यूएसए, रशिया और चाइना की बात करें तो ये सैटेलाइट लॉन्चिंग में भी हमको डोमिनेट कर रहे हैं। ऑफकोर्स इतना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो ये कर ही रहे होंगे, 19, 25, 34 सैटेलाइट्स रिस्पेक्टिवली। तो एक्सपेंडिचर के टर्म्स में ये सर्कल अगर आपको याद रह पाए तो इसके थ्रू भी आप याद रख सकते हो। फिर एक ये बहुत ही अच्छा आपको प्रोस्पेक्ट बताया है कि क्या प्रोस्पेक्ट आज स्पेस सेक्टर अपने साथ लेके चल रहा है कि हम इसका किस तरीके से कमर्शलाइजेशन कर सकते हैं और कैसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हम स्पेस सेक्टर में अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आती है, एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। इसका मैंडेट क्या है? इट इज़ टू ट्रांसफर द टेक्नोलॉजीज इमिनेटिंग आउट ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम एंड इनेबल इंडियन इंडस्ट्रीज टू स्केल अप हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग बेस। मतलब कि जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम में यहाँ पे हम नई नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं या डेवलप कर पा रहे हैं, उसको ट्रांसफर करना हमारी इंडियन इंडस्ट्री को, ताकि ये लोग अपनी हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग बेस को स्टैब्लिश कर पाए। देखिए आप, मतलब यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि कैसे हम स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज करके हमारी इंडियन इंडस्ट्री का इफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? दूसरा देखते हैं हम इन स्पेस। फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथोराइजेशन सेंटर। यहाँ पे इसको बनाया गया है, इसका मैंडेट है कि ये इंडस्ट्रीज को प्रमोट करे और स्पेस सेक्टर में उनका इन्वेस्टमेंट लेके आए।
फिर इसी तर्ज पे अगर हम इंडस्ट्री एस्टीमेट की बात करें तो 40 से भी ज़्यादा स्टार्टअप जो हैं वो इंडिया में वर्क कर रहे हैं जो सैटेलाइट प्रोजेक्ट्स को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं और गवर्नमेंट के एफर्ट को एनहेंस कर सकते हैं इन द स्पेस सेक्टर, और ये कमिंग ईयर्स में डाटा और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। वहीं सैटेलाइट इंडस्ट्री एसोसिएशन रिपोर्ट की बात करें तो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी जो है 2019 में वो लगभग 366 यूएस बिलियन डॉलर की बन चुकी है, जो कि ग्रो हो चुकी है 1.7% से ओवर 2018। तो यहाँ पे कमर्शियल सैटेलाइट इंडस्ट्री आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कमर्शियल सैटेलाइट इंडस्ट्री 75% ऑफ ग्लोबल स्पेस बिजनेस को अकाउंट कर रही है। इसी कारण से इसको बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है। सो दिस इज इट इन दिस लेक्चर। होप यू लाइक दिस। आपने बहुत सी चीज़ें सीखी होंगी, समझी होंगी। अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक फील फ्री टू आस्क इन द कॉमेंट। अच्छा, और आपको इसकी PDF अगर डाउनलोड करनी हो तो यू कैन विजिट टू आवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज मेंशन इन द एंड। कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर हियरिंग अस।